नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का ये सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि डीजीटी की ओर से पूछा गया था 14 दिसंबर 2023 को। इवनिंग वाली शिफ्ट जो कि हुई थी शाम को 3 से 5 बजे के बीच में। आप सभी को पता है 2 घंटे का ये पेपर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइंग से 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 6 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ट्रेड थ्योरी के जो 38 क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ट्रांसफार्मर में जो मुख्य टैंक होता है और उसके जस्ट ऊपर जो है एक कंजर्वेटर टैंक होता है। इन दोनों के अंदर ही जो है ऑयल भरा रहता है और ऑयल मुख्यतः खराब होने का कारण होता है इसके अंदर नमी का प्रवेश कर जाना। आपको मैं बताना चाहूँगा, नमी को रोकने के लिए यहाँ पे जो है एक ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर के अंदर जो है सिलिका जेल भरा रहता है। ठीक है, ब्रीदर के अंदर जो है सिलिका जेल भरा रहता है। सिलिका जेल क्या करते हैं, यहाँ से जो वायु जाती है उस वायु की नमी को सोख लेती है, शुष्क वायु इसके अंदर भेजती है। शुष्क वायु इसके अंदर इसीलिए भेजते हैं ताकि नमी ना जा पाए, और नमी अगर चली जाएगी तो कहीं ना कहीं वो जो तेल है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नमी के कारण जो है ट्रांसफार्मर ऑयल खराब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट जो है इन फेज रहते हैं। आपको पता है पावर फैक्टर का मतलब है कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू यहाँ पे है 0, क्योंकि वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज। और कोस 0 का मान आएगा 1। कोस 0 का मान क्या आएगा, 1। तो यूनिटी जो है पावर फैक्टर रहेगा डीसी सर्किट का पावर फैक्टर। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, यूनिटी रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। दोस्तों देखो यार, डीप सोल्डरिंग विधि जो है उसका उपयोग हम पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए करते हैं। डीप सोल्डरिंग समझ रहे हो, गहराई वाली एक तरीके से जो है सोल्डरिंग, वो हम जो पीसीबी, पीसीबी का मतलब है पावर सर्किट बोर्ड, आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे होते हैं। ठीक है, पावर सर्किट बोर्ड्स, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर। ठीक है, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए जो है, उन सभी को जोड़ने के लिए, सर्किट बनाने के लिए हम डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो पीसीबी पर जो है छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए हम डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन कला रिएक्टिव पावर को निकालने का सूत्र। देखो यार, समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है रिएक्टिव पावर और तीन फेज में जो एक्टिव पावर है वो होती है √3 VL कोस फाई। ये होती है दोस्तों एक्टिव पावर। कौन सी होती है, एक्टिव। बट इसने पूछ लिया रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर में कुछ नहीं होता यार, कोस की जगह क्या लग जाता है, साइन लग जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है, थीटा दिया हुआ है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया इसने। तो राइट आंसर है यहाँ पे आ जाएगा √3 VL साइन थीटा। VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, और IL क्या है, लाइन धारा है। ठीक है, √3 VL साइन थीटा जो है रिएक्टिव पावर के लिए। यही यदि आप लोगों को एक्टिव पावर के लिए पूछे तो एक्टिव पावर के लिए देखो यार, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। अभी पूछा था रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर के लिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ये ड्रिल बिट दिया हुआ है डायग्राम में, और इसका नाम क्या है। नाम है दोस्तों इसका टेपर सैंक बिट। देखो कैसे याद रखोगे, ये वाला जो बॉटम वाला पोर्शन है ये कैसा है, ऐसा है, ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा टेपर है, टेपर, इसीलिए इसको बोलेंगे टेपर सैंक बिट। क्या बोलेंगे, टेपर सैंक बिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग
करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है? अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों एसी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए जो है हमें एसी की आवश्यकता होती है। अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परावर्तक का नाम क्या है? देखो यार, ये परावर्तक जो है यहाँ पे ये एक तरीके से कुछ रेज आ रही है, टकरा के जो है ऐसे जा रही है, ठीक है, टकरा के ऐसे जा रही है, टकरा के ऐसे जा रही है। तो इस परावर्तक का नाम क्या है? इस परावर्तक का नाम है दोस्तों पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक। देखो समझना, ये सर्कुलर होता है और ऐसा हो ना, ऐसा हल्का थोड़ा ऐसे अंडाकार की शेप का, ये पैराबोलिक कहलाता है, परवलयिक आकार का। कैसा? परवलय के आकार का, परवलय। ऐसे आकार को बोलते हैं परवलय का आकार, ठीक है। कौन सा? परवलय का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक टाइप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोल्ड कैथोड लैंप जो है वो है दोस्तों नियोन साइन लैंप। कौन सा है? नियोन साइन लैंप, ठीक है। बाद में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट इज सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज अपने घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर लगा होता है ना, वो किस प्रभाव पे कार्य करता है? दोस्तों एसी के अंदर होता है इंडक्शन इफेक्ट। कौन सा होता है? इंडक्शन, प्रेरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है? प्रेरण प्रभाव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रेरण प्रभाव। सिंगल फेज एनर्जी मीटर इसने बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव जो है इसी पे कार्य करता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज। दोस्तों ये तो देखो यार फिक्स चीज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट है माइक्रोवेव ओवन में, वो वोल्टेज जो है उसका वो रहता है 3.2 वोल्ट। कितना होता है? 3.2 वोल्ट एसी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस तो आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और इसका यूनिट होता है महो, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट तो आप सभी को पता है ओम होता है, इसका व्युत्क्रम जो है वो कंडक्टेंस होता है 1/R, और इसका यूनिट जो है महो या फिर सीएमएन होता है, ठीक है। महो या फिर सीएमएन, राइट। तो यहाँ पे महो दिया हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? बैटरी की ध्रुवता, देखो यार डीसी बैटरी है, डीसी के लिए आप सभी को पता है डीसी के ऊपर कार्य करने वाले उपकरण जो है वो एमसी टाइप होते हैं। अगर आप लोगों ने लेबोरेटरी, आपकी जो वर्कशॉप है उसके अंदर प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। इंस्ट्रूमेंट वाला आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि जो मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बैटरी क्या है? डीसी है, राइट। डीसी स्रोत है, तो डीसी स्रोत की जो है जांच, ध्रुवता जांच करने के लिए हम मूविंग कोयल मतलब चल कुंडली वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केबल की परास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? धारा रेटिंग कारक जो है वो है दोस्तों 1.23। क्या है? 1.23 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना है? एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना है? व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट? दोस्तों सिंगल फेज एसी सर्किट के अंदर जो है 90 डिग्री फेज डिफरेंस रहेगा। कितना रहेगा? 90 डिग्री, ठीक है। सिंगल फेज में 90 डिग्री, राइट। और तीन फेज में जो है वो 120 डिग्री आता है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक? ये तो आप सभी को पता है, सीटीसी या फिर हेलोन टाइप के हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है यार, परिवर्ती जो परमेबिलिटी है वो चेंज होना, वो फ्लक्स डेंसिटी के कारण चेंज होता है, ठीक है। इन तीनों चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। परमेबिलिटी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी
में परिवर्तन के कारण जो है परिवर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबी टाइप प्रकार के उच्च दाब, देखो यार समझना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है मरकरी बायोनेट। ठीक है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप आर ऑपरेटेड एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में जो है हम इनको उपयोग में ले सकते हैं। किसी भी पोजीशन का मतलब है इनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर भी लगा सकते हैं, ऐसे थोड़े से जो है हम थोड़े तिरछे भी इनको हम यूज कर सकते हैं। लैंप की बात कर रहे हैं, लैंप होते हैं मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, कुछ लैंप ऐसे होते हैं जिनको ऊर्ध्वाधर ही लगाना चाहिए, ऊर्ध्वाधर, बट ये जो है इसको हम किसी भी पोजीशन में लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सा ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक है? तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक जो है वो कॉपर है। कौन सा है? कॉपर। अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल घड़ियों में, डिजिटल घड़ी के अंदर आप सभी को पता है यार मरकरी सेल जो है उसका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल घड़ी अपनी जो कलाई घड़ी होती है या फिर डिजिटल घड़ी होती है उसमें बटन सेल आता है छोटा सा, उस बटन सेल को ही हम मरकरी सेल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा मरकरी सेल। डिजिटल घड़ी में हम मरकरी सेल काम में लेते हैं। आरेख का नाम क्या है? देखो यार ये सर्किट है, ये सर्किट जो है वायरिंग वाले चैप्टर में से आया है आपका। तो ये जो है स्थापन योजना, इंस्टॉलेशन प्लान जो है उसका ये डायग्राम है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लान मतलब एक तरीके से समझिएगा आप इसको थोड़ा सा डायग्राम को देख के। इंस्टॉलेशन प्लान का मतलब है किस तरीके से वायरिंग अपन को इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपके सहायक सामग्री है वायरिंग के लिए वो पूरी की पूरी इस डायग्राम में बनी हुई है। जैसे बॉक्स आ गया, ठीक है, ये बैंड आ गया एक तरीके से, ठीक है, सारी की सारी चीजें। तो ये क्या है? एक तरीके से इंस्टॉलेशन प्लान है। क्या है? स्थापन योजना, स्थापना योजना। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? दोस्तों पराचुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से लकड़ी है। जल भी पराचुंबकीय होता है, आप सभी को पता होगा। तीन तरीके के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक होता है लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, ठीक है, और एक होता है पराचुंबकीय। राइट, लोह चुंबकीय जो चुंबकीय और प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, और पराचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, जल हुआ, ठीक है, विस्मित हुआ, ये क्या होते हैं? एक तरीके से पराचुंबकीय पदार्थ हैं। राइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखो, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो यार समझना, तांबा हो जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 29। पहली कक्षा में आप सभी को पता है 2 भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 अपन मैक्सिमम भर सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 होते हैं। ठीक है, 18, 8, 26, 26, 27, 28 और लास्ट जो है 1 होगा। तो तीसरी कक्षा में इसने पूछा है, तीसरी कक्षा में अपन जो है 2n² से, तीसरी कक्षा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? दोस्तों संट प्रकार का जो ओम मीटर है उससे जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य यही होता है, पॉइंटर को शून्य पर समायोजित करना। ठीक है, जो पॉइंटर है उसको शून्य के ऊपर समायोजित करना ही क्या है? संट प्रकार ओम मीटर से जुड़ी परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य होता है। ठीक है, यही उसका कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, सिंपल सा पूछा है AWG, एक होता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, और एक है यहाँ पे AWG अमेरिकन वायर गेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AWG मतलब अमेरिकन वायर गेज। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? देखो यार फ्लक्स घनत्व जो है वो होता है φ/a। फ्लक्स घनत्व क्या होता है? φ/a। अब फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और ए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट इसको SI में अपन बोलेंगे टेस्ला।
SI में क्या बोलेंगे, टेस्ला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला सेम चीज है, बट ऐसा ही मात्रक इसका टेस्ला कहलाएगा, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है। कुकिंग रेंज पे बहुत ही सिंपल सा है। कुकिंग मतलब पकाने वाली रेंज है, को भोजन वोजन पकाने की जो है इक्विपमेंट है, जो कि विद्युत धारा के हीटिंग प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग प्रभाव पे जो है ये कार्य करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है। देखो सिंपल सा, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, समझिएगा। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम है, लैंप चमक, मोटर भी क्या चल रही है, धीरे चल रही है। तो इसका कारण क्या है। देखो यार, कोई भी पंखा, जैसे मान लो पंखा है वो धीरे चल रहा है, इट मीन्स उसके श्रेणी क्रम में कुछ ना कुछ परिपथ दोष है, ठीक है। उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट है उसके अंदर कुछ, ठीक है। इस वजह से लैंप की चमक क्या हो गई, कम। जैसे मान लो कोई भी लैंप है, ठीक है, ये लैंप है, अगर आप इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेज ड्रॉप यहीं पे होने लग जाएगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे कम वोल्टेज पहुंच पाएगा, तो ये क्या होगा, धीरे जलेगा, ठीक है। तो चमक कम हो गई, तो इसी को हम बोलेंगे हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान। ये तो सिंपल सा है। प्योर जो साइन वेव होता है, साइन वेव आपको पता ही है, AC का जो वेव फॉर्म है वो साइनोसॉइडल होता है, इसी को बोलते हैं प्योर शुद्ध साइन वेव। साइन वेव मतलब ये वाला, ठीक है। इसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर यही होता है 1.11। और अगर इसका पीक फैक्टर पूछे तो पीक फैक्टर √2 होता है 1.414, ठीक है। पीक फैक्टर, अभी इसने फॉर्म फैक्टर पूछा तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। देखो यार, ये ट्रांसफॉर्मर का मुख्य टैंक होता है, इसके जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, यहाँ पे जो है ब्रीदर लगा होता है, ठीक है, ये ब्रीदर होता है। कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, इसमें आपको पता है ऑयल भरा होता है, इसी में होती है, जो मेन वाइंडिंग वगैरह है वो सब इसी में होती है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर है, तो यहाँ पे इसमें भी ऑयल भरा रहता है, इसके अंदर ऑयल की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ऑयल की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये लेवल को बनाए रखता है, ऑयल के लेवल को बनाए रखता है। लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। देखो, एक तो ऑयल को बनाए रखता है, और लोड अगर मान लो चेंज हो रहा है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, कुछ इसमें ये फैलेगा, ठीक है, इसमें उफान आएगा तो ये फैलेगा, तो फैलने के लिए भी इसको क्या चाहिए, यहाँ पे जगह मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत पूरा नहीं भरा रहता है ये, कुछ पोर्शन इसका भरा रहता है, कुछ पोर्शन इसका खाली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैलाव के लिए जगह दे देता है और यहाँ पे लेवल को भी बनाए रखता है, ठीक है। तो फैलाव के लिए जगह देता है, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ये जो परीक्षण है, देखो ये चीजें तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो स्थापना है, इसमें कौन सा परीक्षण किया जा रहा है, तो इसमें परीक्षण करने चालकों भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो कैसे पता चलेगा, समझिएगा। ये क्या है, भूमि है, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, और ये क्या है, एक लाइन पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइन मतलब चालक और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना, ठीक है। ये तो चालक हो ही गया, और ये क्या है, भूमि, यहाँ पे इन दोनों के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। तो चित्र को देख के, आप डायग्राम को देख के आप लोग जो है समझ सकते हो। BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्या है। कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम जो क्रॉस सेक्शन है ना दोस्तों, वो है 0.5 mm², 0.5 mm²। आप मार्केट से कोई केबल एबल लेने जाओगे तो वो इससे छोटी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम जो है वो इतना रखा गया है, 0.5 mm² BIS के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ELCB का उद्देश्य क्या है। ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज, ठीक है। उसके बाद में सर्किट ब्रेकर, CB, अर्थ लीकेज। अब लीकेज जो है उसको एक तरीके से रेजिडुअल करंट बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, अवशेष धारा।
लीकेज, एक तरीके से इसको आप ऐसे समझो, अवशेष धारा को देखना मॉनिटर करना इसने कहा एक तरीके से। तो ये क्या करता है, मॉनिटर द रेजिडुअल करंट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग जो है दोस्तों, वो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है ना, वहाँ पे सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरेटिंग स्टेशन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इस ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। देखो समझिएगा दोस्तों, ये है ना ट्रांसफॉर्मर, ये जो कोर है, इस कोर की संरचना के आधार पे मेनली दो प्रकार का होता है। हालांकि एक बेरिड प्रकार का भी होता है, बट यहाँ पे मेनली दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है सिंपली जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसा ही, दोनों साइड क्या होती है, वाइंडिंग। एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर 3 लेग होती है, 3 लेग, ऐसे ये 3 लेग, ठीक है। इसमें बीच वाली पे वाइंडिंग की जाती है, बीच वाली पे। तो ये तो कोर टाइप कहलाता है, जिसे हिंदी में क्रूड कहते हैं। और ये सेल टाइप कहलाता है, SHELL, सेल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो यार कौन सा है, कोर टाइप है। तो राइट आंसर है क्या आना चाहिए, कोर टाइप। देखो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करते हैं। यार सौर सेल जो बनाते हैं ना, उनमें अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। और अर्धचालक एक तो सिलिकॉन है जो 14 नंबर पे आता है, और एक जर्मेनियम है जो 32 नंबर पे आता है। दोनों की भाइतम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का, मेगर का। ये तो आपको पता होगा, जरूर आपने पढ़ा है। तो देखो यार, कोई भी नया हम वायरिंग स्थापित करते हैं तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली अपन उसको ऑपरेट कर देते हैं। पहले उसका परीक्षण किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है मेगर के द्वारा, कि उसमें जो प्रतिरोध वगैरह है वो सही है या नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रतिरोध कम हो और अपन ने उपकरण जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, सप्लाई दे दी, वायरिंग पूरी की पूरी फेल हो जाए, कहीं जल जाए, वायरिंग का इंसुलेशन जल जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेट करने से पहले अपन उसको मेगर से टेस्ट करते हैं कि हाँ उसके अंदर उचित जो इंसुलेशन है वो लेवल है या नहीं है। इसके लिए अपन मेगर का यूज करके परीक्षण करते हैं। ठीक है यार, सी जो है सिंपल सा इक्वेशन है, AC सिंगल फेज परिपथ वायरिंग वोल्टेज पाथ। वोल्टेज पाथ तो आप सभी को पता है V बराबर I गुणा R होता है। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, पावर का है IR/2, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, ये तो ये आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जो है V बराबर I गुणा R वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज पाथ, वोल्टेज ड्रॉप हम इसे कह सकते हैं, कहते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट देखो, फॉर्म फैक्टर। दोस्तों फॉर्म फैक्टर जो है वो कौन सा इनमें से, तो देखो यार यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक होता है पीक वैल्यू, क्या होती है, पीक वैल्यू। एक होती है पीक वैल्यू, पीक। एक होती है RMS, और एक होती है एवरेज। राइट, इन दोनों का अगर अनुपात अपन देखते हैं तो ये आता है पीक फैक्टर। क्या आता है, पीक फैक्टर। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात अगर अपन देखते हैं तो ये आता है फॉर्म फैक्टर। क्या आता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो ये पीक फैक्टर और ये फॉर्म फैक्टर। अब इसने जो है अपन से क्या पूछा था, फॉर्म फैक्टर पूछा था। तो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा RMS बटे एवरेज। हाँ, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि RMS मान को ही जो है अपन, RMS मान को ही अपन इफेक्टिव मान भी बोलते हैं, प्रभावी मान भी बोलते हैं। तो फॉर्म फैक्टर के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव बटे एवरेज वैल्यू मतलब प्रभावी मान, प्रभावी, इफेक्टिव को प्रभावी बोलते हैं, या फिर इसको RMS भी बोलते हैं, बटा एवरेज, एवरेज को बोलते हैं औसत, एवरेज को क्या बोलते हैं, औसत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ट्रेड थ्योरी के जो है मैंने आपको 38 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर के 38 क्वेश्चंस बताएं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी स्टूडेंट्स ITI एग्जाम्स की शानदार ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस रेगुलर में लेकर आता रहूँगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।